कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, आज हम टॉपिक ये पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है? ट्रांजिस्टर इज़ बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ 3 टर्मिनल करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इट इज़ अ नॉर्मली स्विचेस जो होते हैं वो 2 टर्मिनल, बट इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 टर्मिनल करंट और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो इसकी अगर हम टाइप्स देखें कि बीजेटी और एक है एफईटी। बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी मींस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हमने जो यहाँ पे पढ़ना है वो बीजेटी है, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अब इसकी बीजेटी जो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज़ एनपीएन और एक को कहते हैं पीएनपी। एनपीएन क्या है? इट इज़ अगर हम, आपको पता है कि एन टाइप मटेरियल होते हैं, एक पी टाइप। तो अगर हम एक पी टाइप को 2 एन टाइप के दरम्यान सैंडविच कर दें तो इट इज़ कॉल्ड एनपीएन। ठीक है, इफ़ अ पी टाइप इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप्स, तो ये देखें एनपीएन। ठीक है, और अगर इसका हम सिंबल बनाएं तो सिंबल इसका इस तरह बनता है कि मतलब आगे हम इसको पढ़ेंगे, इसमें एक बेस हो जाएगी कि मीटर कलेक्टर बार, ये इसकी बेस है। तो अगर बेस से बाहर की तरफ एरो जा रहा है तो ये एन ट्रांजिस्टर है। और इसी तरह क्या होता है पीएनपी। पीएनपी क्या है? एन एन टाइप इज सैंडविच बिटवीन 2 पी टाइप्स। ठीक है, अब देखें, अगर एक एन है दरमियान में और साइड्स पे पी है तो पीएनपी, दिस इज़ कॉल्ड अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अच्छा, इसका अगर हम सिंबल देखें तो इसके सिंबल भी वैसा ही है जिस तरह एनपीएन का है, बट इसमें एरो, ये जो बेस है, बेस लाइन इसकी तरफ बनाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसके सिंबल हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब, इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं। देखें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें एरो देखें, ये बेस है तो बेस की तरफ अगर आ रहा है तो जैसे एन पी एन है, अगर आउटसाइड में बनाता है तो इट वुड बी अ पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है ना, एन पी एन ट्रांजिस्टर। अच्छा, अगर हम देखें फर्दर इसकी रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर, रीजन्स ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं इमिटर, एक को कलेक्टर, एक को बेस। इमिटर क्या है? इमिटर का नाम है इमिट करना। ठीक है, तो इमिट क्या करता है? इट्स फंक्शन इज़ टू इमिट चार्जेस। कलेक्टर एक होता है, कलेक्टर का फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज़ टू कलेक्ट चार्जेस, कलेक्ट कर रहा होता है। और एक होती है बेस। बेस क्या करती है? ये कंट्रोल करती है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर टू द कलेक्टर। ठीक है, तो किस तरीके से देखें, एन पी एन है लेट सपोज, तो एन पी एन, एन में ये वाला फर्स्ट इमिटर हो गया, सेकंड इसको हम बेस कहेंगे, थर्ड को हम कलेक्टर कहेंगे। ठीक है, और अगर हम इसके सिंबल में देखें तो भी हम यूँ कह सकते हैं, ये इसका बेस है, ये इमिटर है, और ये कलेक्टर, जिस पे एरो आ रहा है वो इमिटर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पीएनपी का भी देखें तो उसका भी हम कह सकते हैं, अगेन लेट सपोज ये क्या है, ये पीएनपी है, तो पी फर्स्ट पी इमिटर है, सेकंड इज़ बेस एंड थर्ड इज़ कलेक्टर। और अगर इसके हम सिंबल को देखें तो उसमें भी हम, ये बेस है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है, और एरो वाली साइड कलेक्टर इमिटर, एंड द थर्ड वन इज़ कलेक्टर। ठीक है, ई बी सी उसमें हम लिखती। बाकी इसको आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो इसमें पॉइंट्स, तो देखें, हम कहते हैं इमिटर हैज़ ग्रेटर इम्प्योरिटी दैन कलेक्टर। इमिटर जो है इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है, मसलन अगर एन टाइप है तो आपको पता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे, ज़्यादा एटम्स होंगे। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उतने ज़्यादा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उतने होल्स होंगे। मतलब अगर एन पी एन में है तो अगर इस इमिटर में ज़्यादा आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और अगर पीएनपी में देखें तो इस इमिटर में होल्स ज़्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, ये हम बात करें कलेक्टर के। ठीक है, कलेक्टर में इम्प्योरिटी कम होती है, इमिटर में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा बेस जो होता है, बेस ये तो एक तो बहुत लाइटली डोप्ड भी होता है, मतलब इसमें डोपिंग बहुत कम होती है, इसमें भी इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसका मेन बात यह है कि इट्स साइज़ इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज़ अबाउट 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो साइज़ के हिसाब से मैंने बनाया। देखें, सबसे छोटा इमीटर, सबसे छोटा बेस, बेस से बड़ा साइज़ में इमीटर होता है, और सबसे ज़्यादा साइज़ में कलेक्टर होता है। ठीक है, तो साइज़ वाइज ऐसा है, लेकिन इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है?
एमिटर में, और साइज सबसे ज़्यादा किसका होता है? कलेक्टर का। बेस इज़ ऑलवेज अ वेरी थिन। अच्छा, अब ट्रांजिस्टर के दो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, देयर आर टू जंक्शन, एक को कहते हैं बेस एमिटर जंक्शन और कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। आपको पता है जब आप किसी पी टाइप को एन टाइप के साथ ऐड करते थे तो हम कहते थे कि इनके दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम जंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अब यहाँ पे क्योंकि दो एन टाइप हैं और दो पी टाइप हैं, तो देखें इस एन और पी के दरमियान में एक जंक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और एक एन और पी इनके दरमियान ये, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट वाला एमिटर होता है, सेकंड वाला बेस, थर्ड वाला कलेक्टर, तो ये वाला जो है ये क्या हो गया? बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में वैसे मैं लिख रहा हूँ इसको BAG लेकिन आप जनरली इस तरह नहीं लिखते, ये सिर्फ आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरह कलेक्टर बेस जंक्शन को ये वाला है कलेक्टर और बेस का जंक्शन, इसको कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन, क्लियर? अच्छा, तो अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो अब देखें NPN ट्रांजिस्टर की, यानी अगर हम वर्किंग देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें मैंने NPN ड्रॉ करना है, ठीक है। देखें NPN, अब NPN अगर ड्रॉ करना है तो ये बेस है, ठीक है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। तो अगर NPN है तो एरो किस तरफ आएगा? ऑब्वियसली बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगेन ये N है, ये P है, ये N है, ठीक है। अब देखें इसको मैंने कैसे, अब मैं ये जो N है या एमिटर है इसके साथ एक रेजिस्टेंस लग जाती है, इसको हम कहेंगे RB, ठीक है। साथ ही यानी RB का मतलब है क्योंकि ये अभी मैं बेस के साथ जोड़ूंगा तो इसको रेजिस्टेंस ऑफ बेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है। बैटरी का प्लस जो है ना वो बेस के साथ आएगा, ठीक है। क्यों? देखें बेस को हम पॉजिटिव रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, ताकि यानी ये आपने याद रखना है, बेस को आपने प्लस पे रखना है, एमिटर को हमेशा नेगेटिव पे रखना है, ठीक है, ताकि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो, यानी बेस से एमिटर की तरफ क्या हो? फॉरवर्ड बायस हो, ठीक है ना। याद होगा आपको फॉरवर्ड बायस कब होता है? ये P है, ये N है, तो P टाइप को जब पॉजिटिव से और N टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, ऐसे ही है। तो P को मैंने पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ा है तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा, क्लियर? आगे देखें ये कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ भी एक रेजिस्टेंस आएगी, इसे हम RC कह सकते हैं, ठीक है। और इसके भी रेजिस्टेंस, ये दोनों को आप इग्नोर भी कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट बनाई हुई है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई मकसद नहीं है यहाँ, अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये सर्किट में करंट कंट्रोल के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बैटरी आएगी, ठीक है। इस बैटरी को भी आपने कलेक्टर को प्लस के साथ लगाना है और बेस को नेगेटिव के साथ, ठीक है। इसको क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये रिवर्स बायस हो, ठीक है। इसको हमने फॉरवर्ड बायस करना था, इसको रिवर्स बायस करते हैं हमेशा। तो रिवर्स बायस कब होगा? जब N को प्लस से और P टाइप को नेगेटिव से, ठीक है ना। याद है आपको, अगर आप यानी P टाइप को नेगेटिव से और N टाइप को पॉजिटिव से जोड़ें तब ये रिवर्स बायस। तो ये मेन सर्किट है अगर हम चाहते हैं NPN को रन कराने के लिए, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए, मैंने इसी को ज़रा शेप में यहाँ पे बना दिया, सेम डायग्राम है लेकिन यहाँ मैंने पूरा ट्रांजिस्टर बना दिया सिंबल के बजाय, ठीक है। तो देखें इसमें ये एमिटर है NPN, एमिटर बेस कलेक्टर, ठीक है। बाकी सर्किट वही है, N को नेगेटिव से, बेस को पॉजिटिव से, N को पॉजिटिव से यहाँ पे और इस बेस को, ताकि वही बात जो मैंने ऊपर बताई है, क्लियर? अच्छा, तो आप देखें N टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इनको इस तरह बना देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसी तरीके से बेस तो लाइटली डोप्ड होता है, NPP में होल्स होते हैं, बहुत थोड़े से होल्स होंगे इसमें, ठीक है। और इसमें भी क्या होंगे? N टाइप में भी इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, हाँ, ये जो बैटरी है ना इसको मैंने लिखा हुआ है VBB और इसको लिखा हुआ है VCC, ठीक है। तो BB का मतलब है कि ये बेस के साथ कनेक्टेड है, दोबारा B इसलिए लिखा है कि ये कंप्लीट बैटरी है,
अगर सिर्फ वी बी लिखता है इसका मतलब होता है कि बेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड तो नहीं है ना, ये कंप्लीट बैटरी है, इसका दोनों टर्मिनल अपने ही है। इसी तरह ये कलेक्टर की बैटरी है, इसको वी सी या वी सी सी कहेंगे। तो वी सी सी इसलिए ताकि कंफर्म हो कि दिस बैटरी इज़ इटसेल्फ अ कंप्लीट बैटरी, ये कोई ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू हम वोल्टेज कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें दूसरे बात हम ये देखेंगे कि देखें जैसे ही आपने मतलब ये स्टार्टिंग होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ना, वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है लो पोटेंशियल से हाई। तो देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना मिसाल के तौर पे स्टार्ट हुए, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पुश होंगे बेस की तरफ। जब ये बेस में पहुँचेंगे तो बेस में बहुत थोड़े से होल हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि चलें 5 कुर्सियाँ यहाँ पे और 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो वो 5 कुर्सियों को तो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे कलेक्टर की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट होंगे इस बैटरी के प्लस की तरफ, ठीक है। ये वाली जो बैटरी है इसके प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये भी आपने याद रखना है, वी सी सी जो होता है वो ग्रेटर होता है वी बी बी से। तो ये बड़ी बैटरी होती है, ये छोटी बैटरी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे? इधर, ठीक है। हाँ, तो और बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बहरहाल इस तरफ भी पहुंचेंगे, इस वाले प्लस की तरफ, तो कुछ थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ आएंगे इसको हम कहेंगे बेस करंट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एमिटर की तरफ जा रहे थे ये वाले करंट को कहेंगे आई ई एमिटर करंट। और जो ज़्यादा करंट कहाँ जाएगा? आई यानी वी सी सी की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसे कहेंगे आई सी, ठीक है। तो ओवरऑल 3 किस्म के करंट हैं, आई ई, आई बी और आई सी, ठीक है। आई ई यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बना रहा हूँ, तो कुछ चले गए बेस की तरफ और ज़्यादातर किधर चले गए? कलेक्टर की तरफ, ठीक है। तो अगर इसको मैं उल्टा बनाऊँ, कन्वेंशनल बनाऊँ, ठीक है, तो कन्वेंशनल में क्या होता है? कन्वेंशनल में यानी मतलब अगर आप कन्वेंशनल लाएँ तो मैं इसको यूँ बनाऊँगा कि यानी एरो की डायरेक्शन बस सिर्फ चेंज कर दूँगा ना। अभी यहाँ बनाऊँगा तो समझ नहीं आएगी। चलें इधर मैं इससे बना देता हूँ। देखें ये मीटर करंट, ठीक है, यानी माइनस, बस आपने डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ये कौन सा है? बेस करंट। और ये कौन सा है? कलेक्टर करंट, ठीक है। तो मतलब वो उस तरीके से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो बस इसको आपने इसी को एक्सप्लेन करना है, ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे? ये वाले पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि नॉर्मल ऑपरेशन अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा। ऑपरेशन 3 किस्म के होते हैं, उनमें से एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेशन में बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। वो कैसे हमने किया? वो हमने इन बैटरी के प्लस माइनस की बेस पे यहाँ पे जो मैंने बताया था, ठीक है। तो जब ये हो जाता है, और दूसरी बात ये कि वी सी सी ग्रेटर होता है वी बी बी से, ये वाली बैटरी ग्रेटर होती है इस वाली बैटरी से। बाकी उसमें आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आप ये देखने लिख सकते हैं। और आखिर में ये कि जो आई ई है ये आई बी प्लस आई सी की इक्वल है, ठीक है। देखें यहाँ से एमिटर के इलेक्ट्रॉन आए, कुछ इधर चले गए, बाकी उधर, तो इसका मतलब आई ई इक्वल हो गया किसके? आई बी प्लस आई सी के। तो ये मेन ट्रांजिस्टर की इक्वेशन है फॉर करंट, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अगर आप इसी तरह वर्किंग ऑफ पीएनपी देखना चाहते हैं तो पीएनपी में बिल्कुल सेम चीज़ है, बस वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ होल्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पीएनपी में ये यहाँ पे मैं होल्स बना देता हूँ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पी में भी फिर अगेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? वो होल्स हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक की जगह होल करंट समझना है। देखें यहाँ से होल्स मूव करेंगे। अब होल्स मूव करने का मतलब क्या होता है, ये आप फिर अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसको नेट पे शायद सर्च कर लें, या फिर बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बहरहाल होल्स लेट सपोज मूव कर रहे हैं पी से, तो पी ज़्यादा होल्स हैं वो एन की तरफ जाएंगे, वही बात है। यहाँ थोड़ी कुर्सी हैं और ये ज़्यादा हैं, ठीक है, तो बहुत थोड़े फिल होंगे, तो ज़्यादातर होल्स आगे मूव कर जाएंगे, ये वाली भी मिल जाएंगे साथ। ज़्यादातर होल्स वी सी सी की तरफ आ जाएंगे, माइनस की तरफ, ठीक है, क्योंकि होल पॉजिटिव होते हैं। और कुछ होल्स बहरहाल यहाँ से इधर भी चलेंगे टुवर्ड्स दिस नेगेटिव। तो ये वाला जो करंट हुआ ये आई ई हुआ, ये वाला आई बी हुआ, और ये आई सी। तो अगेन सेम जो अभी मैंने आपको पहले बताया ना, सारे वही पॉइंट्स आएंगे इसमें। लेकिन बस यानी इसमें सिर्फ यही वाले पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं पे आप होल्स लिख सकते हैं। तो ये इट विल बी द वर्किंग ऑफ अ पी एन पी ट्रांजिस्टर।
ओके नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में बुक में तो पहले कॉमन बेस है, लेकिन मैं आपको पहले कॉमन एमिटर एक्सप्लेन करता हूँ, और वैसे भी इट इज़ द मोस्टली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप ट्रांजिस्टर को कैसे यानी कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट, उसकी बेस पे वो इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशंस मेन है। एक को कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एक को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और एक को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बुक में हमारी 2 हैं। हम पहले मैं इसको समझा देता हूँ, ये आपको समझ आ जाए तो दूसरी फिर वो भी आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो देखें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि द ट्रांजिस्टर इन विच एमिटर इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यानी ऐसा सर्किट ट्रांजिस्टर का जिसमें एमिटर जो है वो इनपुट में भी हो और आउटपुट में भी हो, यानी कॉमन हो इन बोथ। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे यानी बनाते हैं, तो देखें सबसे पहले हम लेट सपोज NPN ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, ये NPN है, तो NPN अगेन आपको पता ही है, ये यानी कलेक्टर है। NPN है, लेकिन बहरहाल इसको हम कलेक्टर, बेस और एमिटर, ठीक है, एरो वाला एमिटर है। तो अब देखें इसको आपने बनाना बड़ा सिंपल तरीके से है। बेस को आपने यानी कनेक्ट करना है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफ बेस, क्योंकि बेस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये आप ना भी बनाएं फ़िलहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बेस को आपने क्या करना है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, और एमिटर को किसके साथ कनेक्ट कर देना है, माइनस के साथ। तो देखें बेस, ये देखें आप NPN। ठीक है, तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। कैसे होगा, अगर P पॉजिटिव के साथ और N नेगेटिव के साथ, तो बेस पॉजिटिव के साथ है, N नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ठीक है, इधर देखें इसको आप लेकर आएंगे, इधर एक रेजिस्टेंस आ जाएगी RC, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर। अब कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है, ठीक है, यानी या इसको आप कह लें कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला जो है, तो इसको आपने रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस कैसे होगा, जब N को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, N को जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो और माइनस को यानी वापस इधर, तो देखें यानी अब इसमें आप कह सकते हैं ना कि N नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ है, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस वाले को पॉजिटिव के साथ, ताकि ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, इसको यानी यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ये तो P था, तो P को प्लस के साथ करें तो ये फॉरवर्ड बायस, लेकिन जब N को प्लस के साथ करते हैं तो ये वाला जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस। ठीक है, अब मेन सर्किट या बाकी आपको सर्किट में अगर आप यहाँ पे ग्राउंड बना देते हैं, ग्राउंड ये जस्ट शो करने के लिए होता है कि आपका सर्किट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और आपका सर्किट कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, इनकम्प्लीट सर्किट नहीं है। अच्छा, अब देखें इसमें अब मेन बात ये है कि ये जो हमने सर्किट बनाया है, ये बेसिकली एम्पलीफायर का सर्किट है। ठीक है, एम्पलीफायर आगे आपने पढ़ा भी होगा अगर, या नेक्स्ट टॉपिक भी आगे। एम्पलीफायर क्या करता है, सर्किट के अंदर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी उसको इंक्रीज़ करता है। सिग्नल का मतलब है कि वो करंट को भी इंक्रीज़ करेगा आउटपुट पर, वोल्टेज को भी और पावर को भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट आप कहाँ से देंगे, देखें अगर आपने मसलन आपका एम्पलीफायर है ना, आप उसमें कुछ बोलेंगे, माइक है ना आपका, तो आप माइक कहाँ लगाएंगे, माइक आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में। ठीक है, तो ये माइक कहाँ पे लगा है, बेस और एमिटर के अक्रॉस लगा है, देखिए इसके अक्रॉस लगे, तो इसको हम कहते हैं VBE। ठीक है, अब ये वोल्टेज है ना बेस और एमिटर के क्रॉस पर, यानी जिस तरह वोल्ट मीटर शो करता है, लेकिन मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे आप वो चीज़ लगाएंगे जिससे आप इनपुट देना चाहते हैं। जिस तरह माइक है, आप बोलेंगे, वो इनपुट है। ठीक है, आउटपुट कहाँ मिलेगी, स्पीकर पे, तो स्पीकर कहाँ लगेगा, स्पीकर लेट सपोज यहाँ पे लगेगा। ठीक है, स्पीकर कहाँ लग रहा है, कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस, देखें यहाँ पे कलेक्टर एमिटर, तो इसको क्या कहेंगे,
CE, ठीक है। तो बात समझिए ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है। ये माइक है, ये स्पीकर है। स्पीकर में तेज़ आवाज़ आ रही है ना, तो आउटपुट एम्पलीफाइड है। यहाँ पे आप स्लो बोल रहे हैं तो ये इनपुट है, स्लो बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये इसका मेन पहली तो बात है ना, यानी ये आपका यहाँ से आप इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से आपको आउटपुट मिल रही है। तो मेन सर्किट डायग्राम तो यही है। अब इसमें यहाँ लिखा है बेस एमिटर जंक्शन इज़ द इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज़ द आउटपुट टर्मिनल। बेस एमिटर इनपुट टर्मिनल है, यहाँ से मैंने बताया, और कलेक्टर एमिटर जो है ये क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राउंडेड एमिटर कन्फिग्रेशन। इसको ग्राउंडेड एमिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एमिटर जो है वो ग्राउंडेड है, ये आ रहा है ना नज़र, ठीक है। तो ये भी इसका नाम है। और इसको कॉमन एमिटर एम्पलीफायर भी कहते हैं, वो मैंने बताया कि बेसिकली एम्पलीफायर का सर्किट है, ठीक है। इनपुट करंट इज़ IB, ठीक है। बेस देखें, ये आपका देखें, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट में भी मीटर आ रहा है, आउटपुट में भी, तो इसलिए इसको कॉमन एमिटर कहते हैं। लेकिन बहरहाल ये इनपुट सर्किट में जो ये करंट आ रहा है ये IB है, इसको कहेंगे बेस करंट, ठीक है, जो कि आपका इनपुट करंट माना जाएगा। और जो कलेक्टर से करंट, ये वाला जो करंट है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो चलें वो प्लस से माइनस बनेगी ऑब्वियसली, कन्वेंशनल अगर हम बनाएं तो। बहरहाल ये कलेक्टर करंट आपका क्या कहलाएगा, ये आउटपुट करंट है, ठीक है। ये यहाँ से जो करंट जा रहा है ये इनपुट है, यहाँ पे जो आ रहा है वो आउटपुट करंट है। VB इज़ द इनपुट वोल्टेज, ये भी मैंने बताया, VB ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और VC इज़ द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये तो आपके इसके लिखने के हद तक है, ओके। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, ओके। अब हम इसकी ना करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हम वोल्टेज और करंट के ग्राफ देखते हैं कि कितनी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज पे कितना करंट हमें मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद है, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये नॉन ओमिक है। वैसे तो आप कहेंगे भाई V और I के दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है ओम्स लॉ के मुताबिक, लेकिन इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन लीनियर डिवाइस है, या आप कह सकते हैं नॉन ओमिक डिवाइस है। इसमें वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इतना सिंपल नहीं होता। तो अब देखें, इनपुट है ना, तो इनपुट में हमारी इनपुट वोल्टेज यानी जहाँ से हम अप्लाई करेंगे वो क्या है, वो इनपुट है, VB इनपुट वोल्टेज है। और हम इस वोल्टेज को बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा बेस करंट पे, इनपुट करंट से, वोल्टेज से, ठीक है, सॉरी। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इनपुट वोल्टेज से इनपुट करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हम उसको पता लगाएंगे, देखें। अब ग्राफ जनरली तो आप देखें ना, VB एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये हम चेंज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट हमने नोट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको यानी एक और सर्किट दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा वही सर्किट था ना, इसमें अभी मैंने रेजिस्टेंस गायब कर दिए, मैंने कहा तो उसकी ज़रूरत नहीं। अब देखें, ये NPN है ना कलेक्टर बेस एमिटर, तो ये N है, ये P है, ये N है। अगर NPN को मैं यूँ बनाऊँ, देखें ना, PN जंक्शन जो होता है उसको हम यूँ बनाते हैं ना, ये P है, ये N है। तो यहाँ पे दो PN जंक्शन है, NPN, ये देखें NPN, एक PN और दूसरा PN। तो देखें, अगर मैं PN को यूँ बनाऊँ, ये P और ये N, इसको यूँ बना दूँ, और P और N इसको यूँ बना दूँ, तो अब आपको बात समझ आ रही है। दो किस्म, ऐसा लग रहा है जैसे दो ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है, दो डायोड हैं, सॉरी, जिस तरह एक डायोड हो गया दूसरा, ठीक है। यानी ये मैं कह रहा हूँ इसको समझने के लिए ऐसे, ठीक है। तो देखें, अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने बढ़ाना है, यानी यहीं पे इनपुट है ना, तो मैं इसको चेंज करूँगा, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को आपने नोट करना है। तो आप देखें, अब ये आपको याद होना चाहिए कि ये डायोड जो होता है ना, इसकी P साइड और N साइड, ये कब फॉरवर्ड बायस होता है, जब इस साइड की वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो और इस साइड पे 0, यानी कम से कम 0.7 का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये फॉरवर्ड बायस होता है। अगर सिलिकॉन का है, ठीक है ना, सिलिकॉन की बायसिंग वोल्टेज कितनी होती है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर, उसमें कितना होता है 0.7 वोल्ट। तो अगर ये P साइड मोर पॉजिटिव होगी देन N साइड, कितना 0.7, तब ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो देखें, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये साइड 0 होगी और ये भी 0 है फ़िलहाल, तो फिर तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ना, हर तरफ 0 0 है। मैं इसको 0.1 वोल्ट कर दूं तो ये होगी 0.1,
एक साइड 0.1 होगी, एक साइड 0, इधर भी ऐसा ही है 0.1 और 0। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। करंट नहीं फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि कम से कम कितना होना चाहिए? 0.7। तो मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, 0.2 करूंगा तब भी नहीं फ्लो करेगा, 0.3, 4, 5, 6, 7। जब 0.7 तक पहुंचेंगे तो चलें फिर आप कह सकते हैं ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। ऐसे ही ना आई बी भी फ्लो करेगा, आई सी बी और आई बी, ठीक है। तो अब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यानी 0.7 से पहले बिल्कुल बहुत ही थोड़ा करंट फ्लो करता है, जिसको हम कहते हैं कि वो नेग्लिजिबल करंट होता है। लेकिन 0.7 पे अचानक से करंट इंतहाई बढ़ जाएगा, और अब आप 0.8 करेंगे करंट और बढ़ जाएगा, 0.9 करेंगे और बढ़ जाएगा। अब तो करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो यही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, शुरू में करंट बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट पे पहुंचा करंट कैसे चले जाएगा? अचानक से बढ़ जाएगा बेस करंट। तो बस ये इसकी क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट क्या है? अगेन अब आउटपुट के लिए अगेन आप देखें, आउटपुट वोल्टेज VC है और आउटपुट करंट क्या है? वो IC है, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी देखें, यहाँ पे मैंने VC जो है ना इसको 0 वोल्ट रखा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने नहीं बात बताई। यानी जब आप इनपुट की वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं और इनपुट करंट नोट कर रहे हैं तो आप आउटपुट में चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। ये ना हो कि आप आउटपुट की भी वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। अब एक टाइम में दो चीज़ें चेंज करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ये चेंज इसकी वजह से आ रहा है या इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज चेंज करते हैं तो हम आउटपुट को कांस्टेंट रखते हैं, और अभी जब हम आउटपुट को चेंज करेंगे तो इनपुट को चेंज नहीं करेंगे, ताकि हमें एनालिसिस तो होना, पता तो लगे किस वजह से हो रहा है, ठीक है, या कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगेन ये अब इस पे आते हैं। अच्छा, और एक और बात भी ना, अब इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ग्राफ नज़र आएगा इस तरह। वो कब है? मसलन अगर मैं VC को 10 वोल्ट रखता हूँ, आउटपुट को 10, तो देखें अगर मैं इसको 10 वोल्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये साइड भी 10 हो गई, ये साइड भी 10 हो गई, ठीक है। बस ये सॉरी ज़रा थोड़ा सा गंदगी है, लेकिन इसको समझे ज़रा। अब देखें अगर ये 10 है, यानी ये ऐसा है, देखें अगर ये 10 है तो इस साइड को कितना होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड बायस हो? ये कम से कम 10.7 होगी, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसलिए अब मुझे 0.7 नहीं बल्कि 10.7 वोल्ट ये चाहिए, तब ये होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ अब पहले अगर यहाँ बार रहा था तो अब उसका वो जो नी वोल्टेज है, इसको नी वोल्टेज कहते हैं, ये कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे 10.7, क्योंकि आप वो 10.7 पे आ गए, अचानक से करंट बढ़ेगा, उससे पहले वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। इसीलिए अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ मज़ीद आगे बनता जाएगा, ठीक है, इस तरह और आगे चलता जाएगा। क्लियर? इस पे आ जाए आउटपुट पे। आउटपुट में VC को चेंज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग करंट को IC को नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ग्राफ अगेन इतना सिंपल नहीं है कि आप ओम्स लॉ से इसको समझ सकें डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो 3 किस्म के रीजन्स आ रहे हैं। एक, इस वाली लाइन को अभी मैं नहीं बताता, पहले आगे देखें, ये एक स्ट्रेट यूं लाइन जा रही है, फिर वो यूं हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखें, मैं अगेन वही वाला सर्किट जो हमने पहले बनाया था, ये जो हमारा कॉमन एमिटर है, इसमें अब मैं सबसे पहले देखता हूँ जिसको हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो बल्कि आप सैचुरेशन भी बताना, एक मिनट, सॉरी, रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होते हैं पहले ये भी सॉरी पता होना चाहिए। देखें, ट्रांजिस्टर के 3 किस्म के रीजन्स होते हैं। एक होते हैं कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। कट ऑफ कब होता है? जब बेस इमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस हों। जब दोनों रिवर्स बायस हों, कलेक्टर करंट 0 होता है, यानी आउटपुट पे कोई करंट नहीं होता है, इसको कहते हैं कट ऑफ, ठीक है। एक होता है एक्टिव। एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर का कब होता है? जब उसका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो। इसमें करंट कांस्टेंट रहता है, कलेक्टर करंट, तो इसको कहते हैं एक्टिव रीजन, और ये हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होता है, यानी ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर को वर्क करने का तरीका ये वाला है कि उसको एक्टिव में चलाया जाए। लेकिन सैचुरेशन में भी जा सकता है। सैचुरेशन कब होता है? जब बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो। इसमें क्या होता है, दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए तो इसमें मसला ये होता है कि करंट मैक्सिमम तो हो जाता है,
लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसमें आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें बिल्कुल ही ज़ीरो, इसमें कांस्टेंट करंट। तो ज़्यादा फ़ायदा किस में? एक्टिव में। ठीक है, फ़ायदे से मुराद है कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो रीजन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट जिसमें आ रहा है, ये सैचुरेशन रीजन है। ठीक है, अब ये सैचुरेशन में कब जाता है इसको देखते हैं। देखें सैचुरेशन में कब जाएगा, जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो। ये तो अभी आपको समझ आ गई ना कि इसको मैं यूँ भी बना सकता हूँ समझने के लिए, दो डायोड्स की फॉर्म में ना, NPN की तरह। तो देखें मैं कहता हूँ, अब मैंने देखें इसको ज़ीरो पे रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये वाली साइड ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज़ीरो रखूँगा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जब दोनों सब कुछ ही ज़ीरो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाला रीजन है। देखें जब बेस करंट ज़ीरो है तो ग्राफ देखें बिल्कुल ये आ रहा है, बिल्कुल ये नीचे लाइन है, ये क्या है, ये कट ऑफ रीजन है। ठीक है, मतलब इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब बेस करंट ही नहीं है तो कलेक्टर करंट भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा हम देखते हैं, अगर मैं इसमें 0.1 कर दूं, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना, क्योंकि आपको पता है कम से कम कितना पोटेंशियल बैरियर होता है, 0.7 का। तो अगर मैं 0.7 वोल्ट कर दूंगा तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये भी ज़ीरो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, ये भी 0.7 और इधर से, तो दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि ये सैचुरेशन में चला जाएगा। ठीक है, यानी तो जब सैचुरेशन में, यानी आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो देखें वोल्टेज बढ़ रही है तो आप यानी सैचुरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, करंट अचानक से बढ़ रहा है, लेकिन मसला ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा लेकिन अब 0.7 तक तो चलें आप चले गए। ठीक है, लेकिन आपको याद है मैंने वैसे कहा था VCC ग्रेटर होता है VBB से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं 10 वोल्ट कर दूं, ठीक है, यानी इसको अब मैं ग्रेटर रख रहा हूँ VBB से, लेट सपोज। ठीक है, तो लेट सपोज ये इस साइड पे भी 10 हो गया, इस साइड पे भी 10 हो गया। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं कुछ भी रख लूँ, चलें लेट सपोज मैं इसको लेट सपोज 5 रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखें ये अब ये आपने याद रखना है, ये क्या है, कलेक्टर बेस एमिटर। ठीक है, तो देखें बेस एमिटर जंक्शन जो है इसको लेट सपोज हम खैर फ़िलहाल तो चलें इसको हम इस तरह कर लेते हैं ना कि हाँ ओके, तो देखें अब मसलन मैंने इसको 10 रखा, तो सॉरी ये तो ग्राउंड है ना, तो ये तो यहाँ पे ज़ीरो पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको अब मैं मसलन 5 रख लेता हूँ, तो अब ये तो देखें 5 ये ज़ीरो, तो ये तो 0.7 से ग्रेटर है, ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, इसमें तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 5 है, ये 10 है, तो करंट ने तो यूँ आना है ना, प्लस से माइनस। तो देखें यानी इसको अगर ये 10 ये 5 होता तब ये फॉरवर्ड बायस है ना, अब तो ये रिवर्स बायस में देखें एंड साइड पे ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इसका मतलब है बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। तो अभी मैंने पीछे बताया ये क्या होता है, एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन का फ़ायदा क्या है कि करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये भी आपके जहन में होगा कि रिवर्स बायस है तो करंट क्यों फ्लो कर रहा है, ये मैं फिर आगे बता दूंगा। वैसे मेन रीज़न यही है कि VCC बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और पीछे वो वर्किंग ऑफ NPN में भी आप देख लें, इस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि रिवर्स बायस है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि IC इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये मज़े की बात यह है कि ये कांस्टेंट करंट होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखें जब हमने वोल्टेज VCC वाली फर्दर बढ़ाई, VCE फर्दर बढ़ाई, तो हमने देखा कि वो करंट यानी यहाँ से आगे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, एक्टिव रीजन कहते हैं। ठीक है, तो तीनों रीजन हो गए ना आपके पास। और इसी तरह अगर मतलब फर्दर मैं इसको यानी इसको 10 और इसको मैं बिल्कुल ही ज़ीरो कर दूँ ना, मतलब तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 10, ये ज़ीरो, तो ये तो चलें ये तो आई रिवर्स बायस। अब ये भी रिवर्स बायस है क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो जब कोई करंट IB ज़ीरो होगा तो IC भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही होगा। तो इसको क्या अगेन कहते हैं, कट ऑफ रीजन। ठीक है, तो कट ऑफ वाला मैंने बताया ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला, तो ये कट ऑफ है, ये वाला रीजन
सैचुरेशन है और ये एक्टिव है। तो ये इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसको हमने लिखना, यानी इसमें लिखने का तो ऐसा कोई नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसमें हम दो पॉइंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं, वो अब ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन चलें। एक होता है, देखें ये बिल्कुल इसके मैक्सिमम जब करंट होता है ना, तो उस टाइम करंट VCC/R की इक्वल होता है, ठीक है, यानी मैक्सिमम करंट जो होता है, ठीक है, कलेक्टर करंट। ये आपका कौन सा करंट है? मैक्सिमम करंट है, ठीक है। ये ओम्स लॉ से आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो इसको मैं आपको, आप इस सर्किट के ऊपर लगाएं ना वो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो माइनस से प्लस, ये VCC है ना, तो VCC माइनस से प्लस, इधर से आप गुजर रहे हैं तो यानी रजिस्टर में से जब आप गुजरते हैं तो आप वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो क्या होगा? माइनस ICRC, ठीक है। आगे आप कलेक्टर और इमीटर में से पास करेंगे, अगेन वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो इसको हम VCE कह सकते हैं। तो आगे यहाँ से लूप कंप्लीट हो गया, =0। तो ये इसकी इक्वेशन है, VCC = ICRC प्लस VCE, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। अब इसमें मैं कह रहा था कि जब करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, अच्छा, तो बहरहाल ये बात में, तो कलेक्टर करंट जब मैक्सिमम होता है तो वो ओम्स लॉ के मुताबिक V/I/R है, तो VCC/R, ठीक है, वो तो सिंपल है। और एक होता है यानी मिनिमम पॉइंट, वो कब होता है? जब IC 0 होता है, तो ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप IC को 0 कर दें तो VCC किसकी इक्वल आ जाएगा? VCE के, ठीक है। तो वो ये वाला वो पॉइंट यहाँ पर बनता है जब VCE VCC की इक्वल होता है, तो मसलन ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट, इन दोनों को आप आपस में मिला दें, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं लोड लाइन, ठीक है, लोड लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको कहते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है। ये बस याद रखना है। तो क्यू पॉइंट सेंटर को, ये बिल्कुल सेंटर में आता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपका सिग्नल पता लगता है, ये एक यहाँ से सिग्नल आ रहा है, एक यहाँ से, और एक ये क्यू पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप क्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जो जिस पे आपका सिग्नल बेस्ट यानी रन करेगा, ट्रांजिस्टर बेस्ट। तो अगर आपको सर्किट का क्यू पॉइंट पता है तो आपको, यानी मिसला आपने देखा होगा असेंबली में या कभी होता है ना, वो स्पीकर से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आने लगती है। तो अगर सिग्नल, मसला देखें, सिग्नल यूँ होना चाहिए, इनपुट ये दबा में, यानी इसके अंदर आवाज़ स्विंग करेगा। तो अगर क्यू पॉइंट इधर आ गया तो सिग्नल बाहर निकल जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? सैचुरेशन में। तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे ना कान फटने वाली आवाज़ आने लगती है। और अगर सिग्नल इस साइड क्यू पॉइंट इधर आ गया तो सिग्नल यूँ चला जाएगा, यूँ जाएगा तो आपका माइक बंद हो जाएगा या स्पीकर, सॉरी, उसे आवाज़ ही नहीं आएगी। तो आपका बेस्ट ये है कि क्यू पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ताकि आपका सिग्नल बिल्कुल ही फुल स्विंग में हो और बिल्कुल क्लियर वॉइस आए, ठीक है। तो बस ये आपके पास आ गए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, ठीक है। बाकी इसमें आपने लिखना क्या है? बस ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप देख लें, इसको लिख लें, ठीक है। और इसके बाद कॉमन बेस आता है, तो कॉमन बेस में भी देखें, कॉमन बेस को आप बनाएं तो बेस कलेक्टर इमीटर, ठीक है, इमीटर कलेक्टर। तो इसमें भी देखें बेस इमीटर जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस रखना है। फॉरवर्ड बायस कैसे रखेंगे? बेस को पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इमीटर, ठीक है। NPN है ना, तो P को पॉजिटिव रखेंगे, ये VB भी हो गया। और इसी तरह यहाँ पर आप यानी N साइड, यहाँ पे अब आपने इसको रिवर्स बायस करना है, तो N को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये VCC यानी कलेक्टर के साथ जो है, तो ये बस मेन है। बाकी वही बात है, इसमें भी आप, इसमें इनपुट आप यहाँ पे देते हैं, माइक आपने लगाना है तो इधर लगाना है। ये हो गया VBE, ठीक है, बेस और इमीटर। और ये क्या है? V आउट, स्पीकर कहाँ लगेगा? VCB पर, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टर बेस ये आपका आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। बाकी पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, वर्किंग आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें वह देख लें। बाकी यह है कि कॉमन इमीटर ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उसकी जो पावर गेन है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, ये आप जो है ना उसमें पढ़ेंगे, जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। तो बहरहाल वो बेस्ट यूज़ कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी इसके जो ग्राफ्स हैं वो उनमें थोड़ी सी चेंज आएगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक। तो मतलब ये इसके ग्राफ्स हैं, इनमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। बेस इमीटर से आप इनपुट देते हैं और इसका इनपुट करंट चेंज होता है, उसको हम IE कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इनपुट करंट ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो करंट है IE,
ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इनपुट करंट मेन जा रहा है, तो अब इसको इनपुट करंट मानेंगे, आउटपुट करंट एक ही होता है, वो IC है। ठीक है, तो VB इनपुट वोल्टेज, IE इनपुट करंट, और आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगे। बाकी ग्राफ की शेप वही है जो पहले बताई थी, और इसमें भी वही है। इसमें VCB देखें, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, उनका आपस का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह अभी कॉमन एमिटर का था। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर।